Hello, friends. This is Pushkar Tiwari. Today's lecture is all about unit number 5 of Managerial Economics of AKTU MBA first semester. That exam conducted on 3rd of March 2025. So, let's start with our first topic. What is national income? Okay. National income is refers to the total value of goods and services produced by a country over a specific period. नेशनल इनकम का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज, कितने गुड्स और सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी कि एक साल में हम लोग कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका टोटल वैल्यू ही नेशनल इनकम कहलाता है. It is a key indicator of nation's economic health and is used to assess the standard of living, economic growth and overall economic performance. नेशनल इनकम से हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ को, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ईजिली मेज़र कर पाते हैं. नेशनल इनकम इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. कुछ कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में जिससे हम लोग जानेंगे कि कैसे नेशनल इनकम में इसका यूज़ होता है. जैसे जीडीपी हो गया हमारा, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया. तो जीडीपी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि किसी की कंट्री की जीडीपी अगर अच्छी है तो उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो करता है. ओके, तो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है. The total market value of all final goods and services produced within a country's border in a given period. एक गिवन पीरियड के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द बॉर्डर ऑफ कंट्री, तो उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं. उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के अंदर, तो उसका टोटल मार्केट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो ऑल ओवर उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं. उससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से मेज़र कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं. For example, if a country produces $1 trillion worth of goods and services in a year, so its GDP is $1 trillion. Okay? कहने का मतलब है अगर कोई भी कंट्री 1 ट्रिलियन वर्थ का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो उस कंट्री का जीडीपी क्या होगा? उस कंट्री का जीडीपी 1 ट्रिलियन होगा, $1 ट्रिलियन होगा फॉर विद इन अ ईयर. ओके, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट की और आगे बढ़ते हैं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री रेसिडेंट बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड. यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पे और अब्रॉड लेवल पे, यानी कि डोमेस्टिक यानी कि कंट्री के विद इन में, लोकल एरिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री के अंदर, और या फिर अब्रॉड कितना गुड्स हम लोग अब्रॉड में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जीएनपी बोलेंगे. उसकी टोटल जो वैल्यू आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की बोथ अब्रॉड लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे, उसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ यूएस कंपनी ऑपरेट इन अ जर्मनी and earn $100 million and this is included in the US GNP but not in its GDP. अभी ऐसे इंडिया के एग्जांपल की बात कर ले कि अगर इंडिया की कोई भी कंपनी ऑपरेट हो रही है अमेरिका में और अर्न कर रहा है $100 बिलियन, तो उसका अमाउंट इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड होगा, ना कि वहाँ की जीडीपी में इंक्लूड होगा. ओके, अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं. एनएनपी क्या होता है? एनएनपी का मतलब होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट. जब भी किसी भी एसेट की वैल्यू
में डिक्रीज होता है, वेयर एंड टियर या उसके रख रखाव की वजह से विद द पासेज ऑफ टाइम अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और अगर हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इफ GNP इज $1 trillion and depreciation is $100 billion, so NNP is $900 billion. ओके, अभी आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। कहने का मतलब है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगर इसमें से हम लोग जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हो गए जैसे सेल्स टैक्स हो गया, इनको माइनस कर देते हैं, फिर उसमें हम लोग सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से हमको नेशनल इनकम मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा NNP $900 बिलियन है और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा $50 बिलियन है एंड सब्सिडीज़ आर $10 बिलियन है, तो हमारा जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो करके निकल के आएगा $860 बिलियन। जैसे कि 900 में से हम लोग $50 बिलियन माइनस कर देंगे तो 850 बचेगा, $850 बिलियन बचेगा और उसमें $10 बिलियन हम लोग सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे, फिर नेशनल इनकम हमारा $860 बिलियन मिल जाएगा। अभी पर्सनल इनकम की बात करते हैं। पर्सनल इनकम क्या होता है? द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय अ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द वेजेस, रेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन। पेंशन क्या होता है? एक ट्रांसफर पेमेंट होता है, वहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट को। तो जो एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि उसकी टोटल इनकम को इंक्लूड करते हैं हम लोग, उसको हम लोग पर्सनल इनकम में, उसको हम लोग पर्सनल इनकम बोलते हैं। जैसे भाड़ा हो गया, वेजेस हो गए और रेंट अर्न कर रहा है, ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, तो इन सब के टोटल वैल्यू को हम लोग पर्सनल इनकम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नेशनल इनकम है वो $860 बिलियन था और कॉरपोरेट टैक्स हमारा $100 बिलियन था और ट्रांसफ़र पेमेंट हमारा $50 बिलियन था। तो यहाँ पर ये टैक्सेस तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रेंट की बात किए थे, वेजेस की बात किए थे, सब्सिडीज़ की बात किए थे, ट्रांसफ़र पेमेंट की बात किए थे। तो सिंपल यहाँ पर किससे मतलब है हमको? ट्रांसफ़र पेमेंट से, यानी कि $50 बिलियन से, जो कि है $860 बिलियन में से अगर हम लोग $50 बिलियन लेस कर देते तो हमारा जो पर्सनल इनकम निकल करके आएगा वो है $810 बिलियन। ओके, ये अभी हम लोग डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, यानी कि जो हम लोग खर्च करते हैं। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। अगर हम खुद की पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को लेस कर देते हैं तब डिस्पोजेबल इनकम निकल करके आता है। फॉर एग्जांपल बात करें, हमारा जो पर्सनल इनकम है वो $810 बिलियन था और जो हमारा पर्सनल टैक्सेस है वो $200 बिलियन था, तो हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम निकल करके आएगा वो है $610 बिलियन। ओके, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया? सबसे पहले हम लोगों ने GDP के बारे में बात किया था। GDP क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और GNP की बात किए थे। GNP क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि डोमेस्टिक और अब्रॉड लेवल पर निकल करके आ रही है। और NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जहाँ पर हम लोग GNP में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तब हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आता है। फिर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या करते हैं हम लोग? NNP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे प्लस सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं। फिर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में क्या आता है? पर्सनल इनकम में हम लोग टोटल इनकम जो एक इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है, जैसे कि वेजेस अर्न करना हो गया और रेंट हो गया और ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया,
ट्रांसफ़र पेमेंट बोले तो एक पेंशन जो एक इंडिविजुअल को रिसीव हो रही है तो उसको हम लोग पर्सनल इनकम में बोल देते हैं। वही डिस्पोजेबल इनकम की बात करें जो खर्च करते हैं हम लोग, पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को लेस कर दो और हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकल करके आ जाता है। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को मेज़र कैसे करते हैं? तो नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड में को हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं। प्रोडक्शन मेथड को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, यानी कि वैल्यू एडिशन की यहाँ पे बात होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग वीट गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद उससे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बनाने के बाद सैंडविच बनाते हैं। तो इसके प्राइस लेवल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो वह प्रोडक्शन मेथड में आ जाता है। जैसे कि कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय डिटेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि हम लोग जो भी इंटरमीडिएट गुड्स को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि जो बीच में हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे थे, अगर उनको डिटेक्ट करके हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो भी निकल करके आ रहा है उसका टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लोग नेशनल इनकम को जान पाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फार्मर सेल व्हीट टू अ मिलर फॉर $100 एंड द मिलर सेल्स द फ्लोर टू अ बेकर फॉर $150, तो द वैल्यू एडिशन इज $100 एंड प्लस $50 इट इज अ मिलर, तो ऑल ओवर टोटल वैल्यू कितने निकल करके आया हमारे पास $150। ओके, अभी हम लोग इनकम मेथड की बात करेंगे। इनकम मेथड में क्या आता है? द सम ऑफ ऑल इनकम अर्न बाय अ इंडिविजुअल एंड बिजनेस, यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल और कोई बिजनेस टोटल इनकम जो भी अर्न कर रहा है इन सब का टोटल, उसको हम लोग इनकम मेथड में कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड होता है। सिंपल यानी कि जितने भी बिजनेस से आने वाली इनकम है और इंडिविजुअल लेवल पर जो भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उन सब का हमको अगर हम लोग टोटल कर देते हैं तो वहाँ से हमको नेशनल इनकम मिल जाता है। तो ये सिंपल मेथड है, यहाँ पे सिंपल मेथड हो जाता है, इसको हम लोग इनकम मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इन सब का टोटल हम लोग कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेजेस $500 बिलियन था और जो है रेंट हमारा $100 बिलियन था, फिर इंटरेस्ट हमारा $50 बिलियन था, प्रॉफिट हमारा $200 बिलियन था, तो इन सब का टोटल निकल करके कितना आ रहा है? $850 बिलियन। तो यह इनकम मेथड हो गया। अभी हम लोग लास्ट मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है कि टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हम लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, यानी कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे कंजप्शन कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट कितने खर्च कर रही है और एक्सपोर्ट हम लोग कितना कर रहे हैं, उसका नेट अमाउंट। तो इन सब का टोटल हमारा कितना क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम, यानी कि जितने भी खर्चे कर रहे हैं हम लोग फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उन सब का टोटल ही एक्सपेंडिचर मेथड होता है। उन सब का टोटल निकल करके हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वह होता है एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला की बात करें तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो वहाँ पे हमारा नेट इम्पोर्ट निकल करके आ जाता है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट निकल करके आ जाता है। तो उसको हम लोग इन सब के टोटल को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं और नेशनल इनकम ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कंजप्शन $600 बिलियन था और वही इन्वेस्टमेंट जो है हमारा $200 बिलियन था, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग $150 बिलियन था और एक्सपोर्ट हमारा $100 बिलियन था और इंपोर्ट हमारा $50 बिलियन था, तो हमारा जो जीडीपी निकल करके आता है वो 1 ट्रिलियन आता है। ओके, $1 ट्रिलियन। तो अभी हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? तो द सर्कुलर फ्लो मॉडल इलस्ट्रेट हाउ मनी मूव्स थ्रू अ इकोनॉमी बिटवीन हाउसहोल्ड, firm,
गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा पैसा है, मनी है, इकोनॉमी के अंदर कैसे सर्कल वे में घूम रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, कि हाउस होल्ड लेवल पे हम लोग कैसे मनी आता है, फिर फर्म लेवल पे, फिर गवर्नमेंट पे, फिर फॉरेन सेक्टर पे कैसे ये सर्कल राउंड में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर थ्री सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। इन सेक्टर के मदद से हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो ट्रेवल कर रहा है, ओके, सर्कुलर फ्लो में, ओके। तो सबसे पहले आ जाते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में। यहाँ पर 2 सेक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे, हाउस होल्ड और फर्म की बात करेंगे। जब हाउस होल्ड से फर्म के बीच में मनी का ट्रांसफ़र होगा विद द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। जैसे कि हाउस होल्ड प्रोवाइड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रॉफिट टू अ फर्म एंड फर्म द पे द वेजेस, रेंट, प्रॉफिट टू द हाउस होल्ड। यानी कि अगर हाउस होल्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, फर्म को, हम एज अ बिजनेस को हम लोग फर्म मान लेते हैं, और फर्म वही हमको वेजेस दे रहा है, यानी कि बिजनेस हमको वेजेस दे रहा है, रेंट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है हाउस होल्ड को, तो वो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी हो गया। Household spend their income on the goods and services produced by the firm। तो जो हमारा हाउस होल्ड है, यानी कि जो हमारे घर वगैरह हो गए, और वो स्पेंड कर रहे हैं खुद की इनकम को, जो कि कहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि फर्म प्रोड्यूस कर रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, वर्कर्स अर्न $50,000 फ्रॉम द फर्म। एक वर्कर है जो कि काम करता है एक फर्म के अंदर, वो अर्न कर रहा है $50,000 एक फर्म से, और स्पेंड कर रहा है $40,000 गुड्स पे, जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच में मनी का फ्लो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आ जाते हैं, हमारा ये हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द हाउस होल्ड। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड से टैक्सेस को कलेक्ट करता है। और एंड फर्म एंड प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज। फर्म क्या है, पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कि फर्म क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फर्म और गवर्नमेंट हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फर्म हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल की बात करें कि ए हाउस होल्ड पे द $10,000 इन द टैक्सेस। एक हाउस होल्ड पे करता है हमको $10,000 टैक्सेस, और रिसीव कर रहा है $5,000 इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, ओके। यानी कि गवर्नमेंट को हम लोगों ने टैक्सेस दिया $10,000, और गवर्नमेंट हमको सर्विसेज दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म में और एजुकेशन फॉर्म में $5,000 तक। तो वो हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गया। फर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्म में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया उसमें से हम लोग टैक्सेस कुछ पे कर दिए गवर्नमेंट को, और फिर वह टैक्सेस का अमाउंट लेस करने के बाद गुड्स हमारा पहुंचा हाउस होल्ड सेक्टर के पास। फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने कुछ जो टैक्सेस पे किए थे वो गवर्नमेंट के पास चला गया, और बाकी गवर्नमेंट के पास चला गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया एजुकेशन में, और फिर जो हाउस होल्ड ने कुछ स्पेंडिंग की फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। तो यह इस तरीके से यह सर्कल मनी फ्लो के थ्रू सर्कल वे में फ्लो करता रहता है। अभी हम लोग 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आ जाते हैं, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन सेक्टर हो गया। तो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, ये 4 सेक्टर इंक्लूड होते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में, जहाँ पे मनी का फ्लो होता है सर्कल वे में। इट इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट
मनी फ्लो इनटू द इकोनॉमी थ्रू एक्सपोर्ट एंड आउट थ्रू द इम्पोर्ट। हमारा जो मनी फ्लो होता है वो एक्सपोर्ट के थ्रू होता है और मनी जो आउट हो जाता है वो इम्पोर्ट के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंट्री एक्सपोर्ट $50 billion worth of goods and import the 30 billion, resulting in a नेट एक्सपोर्ट ऑफ $20 billion। यानी कि एक कंट्री अगर एक्सपोर्ट कर रही है, एक इंडिया से अमेरिका में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज $50 billion का, और अमेरिका से ही इंपोर्ट करके $30 billion का कोई भी गुड्स लेकर के आ रही है इंडिया में, तो $20 billion जो हमारा है वो नेट एक्सपोर्ट बन जाता है। तो वहाँ पर भी मनी का फ्लो सर्कुलर वे में फ्लो होता रहता है। तो उसको हम लोग फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। वहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर भी आ जाता है, फर्म सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए और फॉरेन सेक्टर हो गया। इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हो गए और इनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। इन्फ्लेशन बोले तो एक सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में के प्राइजेस में जनरल प्राइस लेवल में अगर सस्टेनेबली इंक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉफ़ी के प्राइस, जैसे कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपीज़ है, उसके पाउच में आता है। अगर उसका प्राइस हम लोग 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ कर देते हैं उसके जनरल प्राइस लेवल में, तो 10 रुपीज़ का इंक्रीज़ आया, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे कि 10 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अभी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि इसकी डिमांड में इंक्रीज़ हो जाता है सप्लाई से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आता है? जब भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ होती है सप्लाई से, यानी कि अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं 10 यूनिट गुड्स का और जो हमारी डिमांड है वो 15 यूनिट गुड्स की आ गई है, तो वहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ड्यूरिंग अ हाउसिंग बूम इंक्रीज द डिमांड फॉर होम्स डिराइव फॉर अप द प्राइसेस, यानी कि जैसे घर वगैरह हो गए, वहाँ पर घर की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और उसके फ्लैट लोग लेना चाहते हैं, फ्लैट का डिमांड इंक्रीज़ हो गया, बट उतना सप्लाई ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? इट अकर्स व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट राइजेस लीडिंग टू द हायर प्राइजेस। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट में, उसके रॉ मटेरियल में अगर रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको कोई भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा दाम में मिल रहा है, तो उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी हायर होगा। अगर हम लोग 8 रुपये में का रॉ मटेरियल पहले ख़रीदते थे जो कि सस्ता प्राइस था, लेकिन वही रॉ मटेरियल आज 15 रुपये का मिल रहा है, तो उस 15 रुपये का मिल रहा है उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस और रॉ मटेरियल में। तो जब भी हम लोग इसकी फाइनल प्राइसेस को सेट करेंगे तो वो 15 रुपये से ज़्यादा करेंगे, यानी कि 20 रुपये में करेंगे, तो वहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रहा है। फॉर एग्जांपल बात करें तो ए इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस रेजेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर हम लोग तेल पेट्रोल का दाम बढ़ा दे रहे हैं, ऑयल का प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम लोग ट्रैवलिंग करते वक्त पैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट में भी इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हमको लखनऊ से यहाँ दिल्ली जाना है तो उसका प्राइस सपोज़ 500 रुपीज़ पड़ रहा है, वहीं अगर ऑयल के प्राइसेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ऑयल के प्राइस में इंक्रीज़ आ गया है, तो वहाँ पे हमको 500 रुपीज़ से प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उसका प्रॉफिट ही नहीं कवर हो पाएगा।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लीडिंग टू हायर प्राइसेस फॉर द गुड्स। अभी ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन की बात करते हैं। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है? तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब होता है रिजल्ट फ्रॉम विच प्राइस स्पाइरल वेयर वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस टू कीप अप विद द राइजिंग प्राइसेस एंड फर्म पासेस ऑन द हायर कॉस्ट टू कंज्यूमर। तो जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो वर्कर्स लेबर्स लोग क्या करते हैं, अपने वेज रेट को बढ़ा देते हैं। यानी कि अभी मार्केट में इन्फ्लेशन जैसे चल रहा है, मिस्त्री लोग का वो 700 रुपीज़ चल रहा है। अगर वही हमारा जो मार्केट में इन्फ्लेशन जो रेट वेज रेट था, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे बढ़ जाते हैं तो जो वर्कर्स लोग हैं अपने वेज रेट को भी बढ़ा देंगे। यानी कि कभी वो 700 रुपये से 1000 रुपये तक भी कर सकते हैं, अपने रेट को बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम लोग बिल्ट इन इन्फ्लेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन नेगोशिएट हायर वेजेस एंड फर्म इंक्रीजेस द प्राइसेस टू मेंटेन द प्रॉफिट। और फर्म क्या करता है, अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाता है, यानी कि प्राइसेस को इंक्रीज करता है प्रॉफिट बनाने के लिए। अभी इन्फ्लेशन के कारण देखेंगे कि इन्फ्लेशन मार्केट में कैसे आता है। मॉनेटरी फैक्टर की वजह से आता है। सबसे पहले तो यहाँ की मतलब कि एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ। अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर हम लोग एक्सेसिव मनी सप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। अभी सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग टू मच मनी। फॉर एग्जांपल जो हमारा रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट कर रहा है और इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने लगता है इंडिया के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। अभी सप्लाई शॉक क्या होता है? सप्लाई शॉक का मतलब हो गया है कि सडन डिसरप्शन इन द सप्लाई। अगर हम लोग सप्लाई के अंदर सडनली कुछ डिसरप्शन आ गया है या फिर कुछ वॉर सिचुएशन आ गई है, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, तो वहाँ पे हमको प्राइजेस को बढ़ाना पड़ता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। वार का सिचुएशन, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वार की सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर डिफेंस प्रोडक्ट गुड्स की जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं, तो वो सडनली आ जाता है, तो उसको हम लोग सप्लाई शॉक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूरिकॉन डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड लीडिंग टू हायर फूड प्राइजेस। अगर ह्यूरिकॉन डिस्ट्रॉय कर देता है क्रॉप को, फसल को, तो उससे क्या होता है कि जो फूड के प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में। अभी हम लोग डिमांड शॉक की बात करेंगे। डिमांड शॉक क्या होता है? यानी कि डिमांड में सडनली इंक्रीज़ आ गया है। पोस्ट पैंडेमिक स्पेंडिंग, यानी कि कोरोना वायरस आने से पहले, कोविड-19 आने से पहले उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं था डिमांड में नॉर्मल गुड्स के लिए, बट जैसे कोविड का सिचुएशन आया, कोविड सिचुएशन आने के बाद वहाँ पर डिमांड की नीड इंक्रीज़ हुई कि गुड्स एंड सर्विसेज को और बढ़ाना चाहिए। तो वहाँ पर पोस्ट पैंडेमिक देखने को मिला कि वहाँ पे डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है। पेंट अप डिमांड फॉर द ट्रेवल लेड टू हायर एयर फेयर प्राइजेस, यानी कि एयर फेयर प्राइजेस यानी कि जो भी हम लोग ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन वगैरह से, उसके टिकट के प्राइजेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नीड और ज़्यादा बढ़ने लगी लोगों की ट्रैवल करने के लिए, और पेंट अप डिमांड बढ़ने लगी फॉर द ट्रैवल के लिए, तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा देखने को मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शॉक हो गए बोलते हैं। अभी बिज़नेस साइकिल की बात करते हैं। बिज़नेस साइकिल क्या होता है और उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं? बिज़नेस साइकिल का मतलब होता है कि अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अप्स और डाउन्स देखने को मिल रहे हैं ओवर द टाइम, तो उसको हम लोग बिज़नेस साइकिल बोलते हैं। जैसे कि एक्सपांसन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गए। फेसेस की बात करते हैं बिजनेस साइकिल में। बिजनेस साइकिल के फेसेस कौन कौन से होते हैं? एक्सपांसन का मतलब होता है कि अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, मार्केट अप टर्न हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, एम्प्लॉयमेंट हायर होगा, इनकम भी हाई होगा। और फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी एक्सपांडेड ड्यूरिंग द मिड 2010 with the GDP growth averaging 2 to 3%,
यानी कि यूएस इकोनॉमी में देखने को मिला था कि 2010 के बीच में मध्य में कि जीडीपी का ग्रोथ वो जो 2 से 3% से एवरेज रुपये में बढ़ रहा था, इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो हमारा एक्सपेंशन का सिचुएशन है। और पीक का सिचुएशन होता है कि ये एक हाईएस्ट पॉइंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, हमारे ग्राफ के अंदर हाईएस्ट पॉइंट होता है बिफोर द डाउन टर्न, यानी कि डाउन टर्न होने से पहले जो हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलता है उसको हम लोग पीक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रेट रिसेशन आया था, यानी कि यूएस का जो यूएस इकोनॉमी के अंदर यूएस इकोनॉमी पीक्ड इन द लेट 2007 बिफोर द ग्रेट रिसेशन। यूएस इकोनॉमी पीक लेवल पे आ गई थी 2007 में। अभी कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग रिसेशन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होता है, लीडिंग टू किसकी वजह से, जीडीपी का लोअर रेट हो गया, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, इनकम लेवल पे भी बहुत ज़्यादा डाउन टर्न है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का सिचुएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, तो वह कॉन्ट्रैक्शन का सिचुएशन आ गया था। अभी ये ट्रफ का सिचुएशन कहते हैं। क्या होता है ट्रफ का सिचुएशन? लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, ये हमेशा रिकवरी के पहले होता है। फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी रीच ट्रफ लेवल इन द मिड 2009। तो यूएस इकोनॉमी में ट्रफ लेवल देखने को मिला था 2009 के अंदर। रिकवरी की बात करते हैं, रिकवरी में क्या क्या आता है? रिकवरी में जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगिंस टू राइज अगेन, ट्रफ के बाद, ट्रफ एकदम लोएस्ट पॉइंट था, अब लोएस्ट पॉइंट से अब टर्न करने के लिए हमारे पास रिकवरी का सिचुएशन भी होना चाहिए, यानी कि बिगिन टू राइज अगेन, अगेन हमको राइज करना है, मार्केट में अप टर्न ऑन होना है। फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी रिकवर फ्रॉम द ग्रेट रिसेशन इन द अर्ली 2010। यूएस का जो इकोनॉमी है वो अर्ली 2010 में ग्रेट रिसेशन से रिकवर हो पाई थी। अभी हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करेंगे। नेशनल इनकम का रियल वर्ल्ड एग्जांपल बोले तो चाइना का जो जीडीपी है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ग्रो हो रहा है, और इन 2000 टू 14.7 डॉलर ट्रिलियन इन 2010, यानी कि 2000 सन के अंदर 1.2 ट्रिलियन डॉलर था, और वहीं 2020 के अंदर 14.7 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ ग्रो हुआ है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है चाइना के अंदर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम की मदद से ही ये नेशनल इनकम का एग्जाम्पल हो गया। इन्फ्लेशन में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन यानी कि जैसे जिम्बाब्वे एक्सपीरियंस आ हाइपर इन्फ्लेशन इन द 2000 सन के अंदर जिम्बाब्वे ने हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला था, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके थे, प्राइस डबल हो चुके थे, हर एक 24 आवर्स के अंदर जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा डबल हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग हो रहा था जिम्बाब्वे के अंदर, तो वह एक इन्फ्लेशन सिचुएशन आ गई थी। बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल में यूएस इकोनॉमी एक्सपीरियंस बूम इन द लेट 1990s। तो यूएस इकोनॉमी में एक्सपांसन का बूम का सिचुएशन देखने को मिला था 1990s में, फॉलोड बाय .com बबल बस्ट आया था 2000 में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और फिर रिकवरी हुआ था मिड 2000 के अंदर। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गए। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर्स के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।